दिल्ली से देहरादून वो सफर जो कभी 6 से 7 घंटे का दर्दनाक अनुभव हुआ करता था, उसे घटाकर सिर्फ 2.5 से 3 घंटे करने का वादा किया गया और नाम दिया गया दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी NH-72A। हजारों करोड़ रुपए का बजट, आधुनिक इंजीनियरिंग का दावा और एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर। लेकिन क्या हो जब विकास की इस चमचमाती तस्वीर के पीछे लापरवाही, भ्रष्टाचार और खराब गुणवत्ता की एक खौफनाक कहानी छिपी हो। नमस्कार, आज हम किसी सफलता की कहानी सुनने नहीं आए हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसे देश का भविष्य बताया गया, लेकिन मानसून की पहली बारिश ने ही इसके दावों की धज्जियां उड़ा दी। उद्घाटन के कुछ ही समय के भीतर निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही इस एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों से दरारें, सड़कों का धंसना और घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल की खबरें आने लगी हैं। आखिर जनता की गाड़ी कमाई के 12,000 करोड़ से अधिक कहां बहे जा रहे हैं? चलिए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। दिसंबर 2021 में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई थी। उद्देश्य साफ था, पर्यटन को बढ़ावा देना, दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी को समेटना और उत्तराखंड के आर्थिक विकास को नई उड़ान देना। इस प्रोजेक्ट को 4 चरणों में बांटा गया। फेज 1 दिल्ली से बागपत, फेज 2 बागपत से सहारनपुर, फेज 3 सहारनपुर से गणेशपुर और फेज 4 गणेशपुर से देहरादून। दावों के मुताबिक यह एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क नहीं बल्कि आधुनिक भारत की इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना होने वाला था। लेकिन जमीन पर उतरते ही यह बेजोड़ नमूना विवादों का केंद्र बन गया। किसी भी एक्सप्रेसवे की उम्र और उसकी मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी नींव यानी कि सबग्रेड और ऊपरी परत यानी कि वियरिंग कोर्स को कितनी सटीकता से तैयार किया गया है। लेकिन देहरादून एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों में इंजीनियरिंग के बुनियादी सिद्धांतों की अनदेखी की गई हो लगता है। आइए समझते हैं कि इस एक्सप्रेसवे की खराब गुणवत्ता के पीछे क्या तकनीकी कारण हो सकते हैं। पहला, घटिया सामग्री का उपयोग। विशेषज्ञों और ग्राउंड रिपोर्ट्स के अनुसार सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली गिट्टी, डामर और सीमेंट के अनुपात में भारी हेराफेरी हो सकती है। मानसून की पहली या दूसरी बारिश में ही डामर का उखड़ जाना यह साबित करता है कि बिटुमेन की ग्रेडिंग सही नहीं की गई होगी और कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट में क्वालिटी कंट्रोल की भी कमी रही होगी। दूसरा, मिट्टी का सही तरीके से न बैठना यानी कि इम्प्रॉपर सॉइल कॉम्पैक्शन। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में जहां से यह एक्सप्रेसवे गुजरता है, वहां की मिट्टी को मजबूत करने के लिए सॉइल कॉम्पैक्शन की एक लंबी प्रक्रिया होती है। रोलर्स के जरिए मिट्टी को पूरी तरह दबाया जाता है ताकि भारी वाहनों के चलने से सड़क धंसे नहीं। लेकिन इस एक्सप्रेसवे पर कई जगहों पर रोड सिंकिंग यानी कि सड़क के धंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो यह दर्शाती हैं कि ठेकेदारों ने समय बचाने के चक्कर में मिट्टी को ठीक से कॉम्पैक्ट नहीं किया होगा। तीसरा है जल निकासी का अभाव। एक अच्छे एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा दुश्मन होता है पानी। अगर सड़क पर पानी जमा होगा तो डामर अपनी पकड़ छोड़ देगा। देहरादून एक्सप्रेसवे के कई स्ट्रेच पर ड्रेनेज चैनल या तो अधूरे हैं या पूरी तरह चोक हैं। इसके कारण बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है, जिससे न केवल सड़क खराब हो रही है बल्कि हाइड्रोप्लानिंग का खतरा भी बढ़ गया है। हाइड्रोप्लानिंग मतलब जहां तेज रफ्तार गाड़ी पानी की परत पर फिसल जाती है। और भैया, इसका सबसे खराब हिस्सा है इसका आखिरी चरण, जो राजाजी नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन से होकर गुजरता है। यहां वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है ताकि नीचे से जानवर आसानी से आ जा सकें। दावा था कि यह पर्यावरण के अनुकूल होगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि निर्माण के दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। पिलर बनाने के लिए जो खुदाई की गई उसका मलबा जंगलों और नदियों के प्राकृतिक बहाव वाले क्षेत्रों में फेंक दिया गया। इसके अलावा निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली भारी मशीनों के शोर और रात में चलने वाली फ्लड लाइट्स ने इस संवेदनशील क्षेत्र के वन्य जीवों को भारी तनाव में डाल दिया है। कंक्रीट के पिलरों की गुणवत्ता पर स्थानीय लोगों ने संदेह जताया है। जहां कुछ पिलरों में हनी कॉम्बिंग यानी कंक्रीट में जो छेद हो जाते हैं वो देखी गई है, जो स्ट्रक्चर को कमजोर करती है। जब भी कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है तो थर्ड पार्टी ऑडिट और क्वालिटी एश्योरेंस की जिम्मेदारी NHAI और नियुक्त की गई कंसल्टेंट कंपनियों की होती है। तो फिर देहरादून एक्सप्रेसवे पर यह लापरवाही कैसे हुई? क्या अधिकारियों की आंखें बंद थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेक्सस काम कर रहा था? सूत्रों और स्थानीय RTI कार्यकर्ताओं के खुलासे बताते हैं कि कई उप ठेकेदार को काम अलॉट कर दिया गया था, जिनके पास एक्सप्रेसवे बनाने का कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था।
मुख्य ठेकेदार कंपनियों ने अपना मुनाफा कमाने के लिए छोटे और स्थानीय ठेकेदारों को बेहद कम रेट पर काम सौंप दिया। नतीजा क्या हुआ? कम बजट के कारण उन छोटे ठेकेदारों ने घटिया सीमेंट, कमजोर लोहा और मिलावटी डामर का इस्तेमाल किया। पर स्थानीय विधायकों और सांसदों ने इस पर चिंता जताई है। कुछ पैच पर तो जनता के विरोध के बाद दोबारा सड़क बनानी पड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि जनता के टैक्स का जो पैसा पहली बार में बर्बाद हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने क्वालिटी सर्टिफिकेट पर आंख मूंद कर दस्तखत कर दिए? हम विकास के विरोधी नहीं हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे वाकई एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। यह स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन और व्यापार के लिए एक लाइफलाइन है। लेकिन लाइफलाइन तभी तक सुरक्षित है जब तक वह मजबूत हो। रफ्तार के इस रोमांच में अगर सुरक्षा की अनदेखी की जाएगी तो यह एक्सप्रेसवे हादसों का कॉरिडोर बन जाएगा। तो अब इस एक्सप्रेसवे में जो ये घोटाला हुआ है, इसकी क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे पहला, स्वतंत्र उच्च स्तरीय जांच। आईआईटी या किसी केंद्रीय संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा पूरे एक्सप्रेसवे का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाना चाहिए। इसके अलावा जवाबदेही तय हो। दोषी ठेकेदारों और ब्लैकलिस्टेड कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए और संबंधित एनएचएआई के जो अधिकारी हैं उन पर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करके ड्रेनेज और लाइटिंग की व्यवस्था को भी तुरंत सुधारा जाना चाहिए। सड़कें केवल कंक्रीट और डामर का ढांचा नहीं होती, वे देश के नागरिकों के भरोसे का प्रतीक होती हैं। उम्मीद है कि प्रशासन इस सोई हुई व्यवस्था को जगाएगा और देहरादून एक्सप्रेसवे को सचमुच एक सुरक्षित और विश्व स्तरीय सफर का जरिया बनाएगा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपने भी इस एक्सप्रेसवे पर सफर करते समय इन कमियों को कभी महसूस किया है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही जानकारी और ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना, फॉलो करना भी न भूलें। धन्यवाद।